नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की जो हिंदी विषय की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 21 और जिसकी दिनांक भी 21/8/2020 है, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर भी ढूंढ निकालेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलना। देखिए, जो आज की हमारी वर्कशीट आई है वो आई है आपकी व्याकरण की वर्कशीट, और व्याकरण में भी जो इसका टॉपिक है वो है समास। समास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको एक कंपटीशन भी देंगे तो ये ग्रामर के टॉपिक्स आते ही हैं, तो इसलिए ध्यान से समझना। देखो, हम अपनी बातचीत करने के लिए, सुविधा रखने के लिए बातचीत में या उसका प्रभाव दिखाने के लिए हम वर्णों को या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बना लेते हैं, और शब्द जब हम एक शब्द और को दूसरे के साथ जोड़कर नया शब्द बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं? यौगिक। भाई, दो चीज़ों के योग से बनाना, एक से ज़्यादा चीज़ों के योग से, तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा यौगिक। ठीक है। अब कैसे यौगिक होते हैं? जैसे उपसर्ग जुड़ जाता है, जैसे कुरूप हो गया, कु जुड़ गया रूप में, तो क्या हो गया? दो शब्द जुड़ गए है ना, तो वो यौगिक हो गया। प्रत्यय जुड़ जाता है, जैसे बल में वान जुड़ गया, बलवान हो गया। ऐसी संधि में दो मतलब वर्णों का योग होता है। समास में भी ऐसे ही यौगिक शब्द बनते हैं, जैसे दो या दो से अधिक पदों को जोड़ने से छोटे या संक्षिप्त हो जाते हैं, मतलब कोई बड़ी चीज होगी उसको छोटा कर देते हैं। तो समास का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त रूप। ठीक है, छोटा जो संक्षिप्त करते हैं हम, उसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। उसी प्रोसीजर को जब हम बड़े को छोटा बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है रसोई के लिए घर, है ना, रसोई के लिए घर। अगर हम इसको रसोई के लिए घर को छोटा करके केवल इतना बोल दें, रसोई घर, है ना, रसोई घर बोले तो हमने इसमें से के लिए हटा दिया तो ये छोटा हो गया ना, तो ये छोटा ही क्या है? समास है। और इस छोटे रूप को हम बोलते हैं समस्त पद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? समस्त पद या सामासिक पद। मतलब बड़े से जब अगर हम छोटा कर देंगे, कोई हमें बोलेगा इसका मतलब इसको छोटा करो समास लगा के, तो इसको समस्त पद या सामासिक पद बोलते हैं। ठीक है। और अगर ऐसे भी आता है एग्जाम में कि रसोई घर लिखा हुआ है, आपका समस्त पद लिखा हुआ है, मतलब छोटा करके लिखा हुआ है, आपको बड़ा करना है, तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं समास विग्रह। मतलब समास को अलग कर दिया। अब हमने क्या कर दिया? समास विग्रह करके रसोई के लिए घर वापस से कर दिया, है ना। अब बड़ा कर दिया, तो जब हम बड़ा करेंगे उसको कर देंगे, उसको बोलते हैं समास विग्रह। और जब बड़े को छोटा कर देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? समस्त पद। ठीक है, क्योंकि हम इसमें से जो विभक्ति होती है ना उन्हें हटा देते हैं। विभक्ति आपको पता ही होगी, कर्ता ने, है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सारी जो 8 विभक्ति होती हैं, इन सब कुछ चीज़ों को हम निकाल के फेंक देते हैं विभक्ति को, और या परसर चिन्ह को, और क्या कर देते हैं? इनको समास बना देते हैं। ठीक है। देखो, समास में दो पद होते हैं, दो पदों के या दो से अधिक पदों के योग से बनता है समास, है ना। जैसे हमने पता करा, जो प्रथम पद होता है उसको, जो पहला पद होता है उसको हम या तो प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम मतलब पहला ही तो होता है, या फिर इसको पूर्व बोल लो, एक ही बात है। दो पदों के योग से बनता है ना, तो पहले को हम प्रथम या पूर्व पद बोलते हैं, और जो दूसरा पद होता है उसे हम बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। ठीक है, उसको हम उत्तर बाद बोलते हैं। देखो किस तरीके से होता है, जैसे एग्जाम्पल एक और देखो, इन्होंने यहाँ पे दिया है तुलसी कृत का विग्रह तुलसी द्वारा कृत, मतलब रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने। अगर हम बोलें तुलसी कृत रामचरितमानस, है ना, तुलसी कृत, है ना, तो ये क्या है? ये समस्त पद है, तुलसीकृत छोटा है। अगर इसको बड़ा कर दें, अभी तो बात करी हमने, बड़े को हम बोलते हैं समास विग्रह। अगर हम इसे बोल दें तुलसी द्वारा कृत, है ना, तो ये क्या हो गया? समास विग्रह हो गया। लेकिन समास विग्रह तो हो गया, अब हमने उत्तर पद और प्रथम पद समझना है। तो जो तुलसी है, ठीक है, जो ये तुलसी है, तुलसी है ना, तुलसी कृत है ना, तुलसी कृत का हमने समास विग्रह करके बना दिया तुलसी द्वारा कृत, क्योंकि इसमें छोटा लिखा हुआ है और आपको दिखेगा नहीं, वर्कशीट में देखना। तो तुलसी अलग हो गया, तुलसी हो गया हमारा
प्रथम पद, फर्स्ट, है ना। और उत्तर पद क्या हो गया, कृत, है ना, कृत हो गया। तो सेकंड पद क्या है, इसको सेकंड वाले को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पद, और पहले वाले को प्रथम या पूर्व, ठीक है। और ये के द्वारा जो है इसकी जो विभक्ति है जो हमने पढ़ाई है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारी की सारी के में पेपर सब जो हैं ये क्या है, विभक्ति, इनको ये परसर या कारक चिन्ह इनको अलग कर देते, तो समझ लो ये प्रथम पद, ये उत्तर पद, और ये इसकी विभक्ति, ठीक है। आपको समझ में आ गया, छोटा कर दो तो समस्त पद और उसको बड़ा कर दो तो समास विग्रह, क्योंकि समझ लो अच्छे से, क्योंकि आपके सिलेबस में है। फिर आप नंबर कैसे, क्योंकि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हो आप ग्रामर में। देखो अब हमने समास समझ लिया, समास क्या होता है, शब्दों को छोटा कर देना समास कहते हैं। लेकिन समास भी रूप बदल बदल के आ जाता है, कई तरीके के समास होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व होता है और बहुब्री होता है। क्या क्या पहचान है इनकी, कैसे पहचानेंगे इनको देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास जो होता है ना, इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद जैसे अभी हमने पढ़े थे क्या होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे पहचानोगे आप अव्ययी भाव को, इसमें अवयव जुड़ा होगा शुरू में। और कैसा अवयव, याद कर लो, इन्हें रट लो, यही आ जाते हैं ज्यादातर। ए, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत, अगर ये शब्द जुड़े हैं इसका मतलब अव्ययी भाव समास है। यही आएंगे बस, यही इंपॉर्टेंट है, यही देता है एग्जाम में ज्यादातर, है ना। मैं तो देखती हूँ ना हर बार का पेपर, तो आप ये देखो कि इन ये सब क्या है, ये अव्ययी भाव के समास है। और इसमें पहला पद प्रधान होता है और इसमें अवयव जुड़ा होता है अव्ययी भाव समास। उदाहरण देख लो, जैसे आ जन्म, आ जन्म में क्या जुड़ा है, आ पहले, जन्म पर्यंत, मतलब जैसे मैं आ जन्म आपकी सेवा करता रहूँगा, जैसे लक्ष्मण ने राम को बोला, तो क्या है ये मतलब पूरे जीवन भर वो उनकी मतलब सेवा करेगा। तो आ जन्म क्या हो गया, आ अवयव, और जन्म दूसरा पद हो गया, तो इसमें क्या हो गया, अव्ययी भाव। ऐसे ही यथा अवधि हो गया, ऐसे ही यथा क्रम हो गया, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। चलो अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें अव्ययी भाव में तो पहला जो प्रथम पद था वो मतलब प्रधान था। तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है, मतलब उसकी प्रधानता होती है। तो उसके अनुसार ही हम विभक्ति, कारक चिन्ह का लिंग, वचन या दूसरे पद के अनुसार ही लगता है, क्योंकि प्रधान की ही तो बात मानता है, कौन ऐसे वैसे की बात मानता है। तो दूसरा पद प्रधान है उसके हिसाब से ही लगाते हैं। और तत्पुरुष समास में सारी विभक्ति आती हैं, केवल 2 छूटती हैं। पहली वाली, क्योंकि 8 विभक्ति होती है ना टोटल, तो कर्ता वाली छूट जाती है, कर्ता ने, मतलब ने वाली विभक्ति छूट जाती है। और बाद की छूट जाती है, बाद की कौन सी, संबोधन, हे अरे वाली जो होती है, ओ हे अरे, वो छूट जाती है। वरना 6 की 6 विभक्तियां, जैसे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, कारक, सब तत्पुरुष समास में आते हैं। कैसे, जैसे ये होता है तत्पुरुष, विद्या के लिए आल्य, विद्यालय, तो इसका ये उदाहरण है, ठीक है। ये जो विभक्ति है, विद्या के लिए, राजा का पुत्र, तो का जो है इसमें क्या हो गया, इसमें क्या है, ये विभक्ति है जो हमने याद करी, जो मैं बोल रही हूँ आप याद कर लो, 8 की 8 विभक्ति, तो वो होता है तत्पुरुष। तो याद रखो, इसमें पहला पद प्रधान, इसमें दूसरा पद प्रधान। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरे भाई साहब कौन से, तीसरे हैं कर्मधारय। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में ना पहला पद प्रधान होता ना दूसरा होता, दोनों ही समान रूप से प्रधान होते हैं, दोनों की ही वैल्यू है। इसमें लिंग वचन भी समान ही होते हैं। पहला पद विशेषण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है इसकी, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो पहला पद जुड़ा होगा ना, क्योंकि 2 पदों के मेल से बनता है समास, जो पहला पद जुड़ा होगा वो विशेषण होगा, मतलब दूसरे की वो विशेषता बता रहा होगा कि ये कैसा है, क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है आपका कर्मधारय। कभी कभी ये उपमेय उपमान का भी संबंध हो जाता है, एक उपमेय हो जाता है, दूसरा उपमान हो जाता है। जब हम इसको अलग करेंगे ना इस समास को, तो रूपी शब्द का यूज मिलेगा इसमें, कि रूपी शब्द हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, चरण कमल, तो चरण कमल, चरण रूपी कमल, कमल की विशेषता बता रहे हैं ना कि कैसे चरण रूपी कमल, तो इसमें क्या हो गया, इसमें इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या है, ये कर्मधारय है। जैसे नील कमल है ना, नीला जो कमल है ना,
तो ये चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला। तो जब हमें ऐसी चीज़ें आती हैं तो वो क्या होता है, वो होता है कर्मधारय। ठीक है, पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, इसमें दोनों ही पद समान। ठीक है, ना ये ऊपर ना ये नीचे, दोनों ही बराबर। अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? देखो, द्विगु समास तो बहुत ईजी है, ये तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर चलो फिर भी बता रही हूँ। द्विगु समास में जहाँ भी संख्या का पता चल जाए पहले पद में, वो द्विगु समास होता है। जैसे देख लो, चौराहा मतलब 4 राहु का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, तो ये भी क्या है, ये है आपका द्विगु। जैसे दोपहर 2 पैरों का समूह। तो जब भी हमें किसी संख्या का बोध होता है तो वो क्या होता है, द्विगु समास होता है ना। कभी कभी बहुब्री में भी होता है, चलो बहुब्री भी देख लेते हैं क्या है, लेकिन पहले द्वंद्व देख लें। द्वंद्व समास ये भी बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इसमें हमें पता चल जाएगा भैया दोनों की इक्वल वैल्यू, दोनों की, इसमें समान थे ना और इसमें दोनों प्रधान है, इसमें समान थे और इसमें दोनों के दोनों प्रधान है, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। और इनमें दोनों एक दूसरे के ज़्यादातर विलोम निकलते हैं। 2 पद होते हैं ना, जैसे सीताराम, और एक पहचान और बता दूं मैं इसकी आपको, जैसे सीता लिखा हुआ है ना, सीता, और उसके बाद ऐसे राम डैश लगा होगा। तो जहाँ डैश लगा हो और एक दूसरे का विपरीत शब्द हो तो वो कौन सा है आपका, द्वंद्व। द्वंद्व मच रहा मतलब दोनों में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, आगे समझ। अब चलते हैं लास्ट समास जो है हमारा कौन सा है, बहुब्रीहि समास। जैसे कर्मधारय थे ना वैसे ही बहुब्रीहि है, बस इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन भी होता है कई बार, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको, फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, इसमें जो है 2 शब्द जुड़ते हैं, जैसे सब समासों में जुड़ते हैं, इसमें भी जुड़ते हैं। कौन सी नई बात है, कोई नई बात नहीं है। देखो, नई बात क्या है, 2 शब्द तो जुड़ेंगे, एक और एक शब्द, लेकिन वो कुछ अलग ही शब्द बना देंगे, कुछ अजीब ही, मतलब ये बिल्कुल अलग शब्द है, ये बिल्कुल शब्द, और ये जब दोनों मिल जाएंगे कुछ अलग ही बना देंगे। कैसे? जैसे 10 आनंद, 10 का मतलब तो 10 होता है ना, और आनंद का मतलब होता है मुंह, है ना, 10 आनंद। लेकिन हम 10 आनंद किसे बोल रहे हैं, रावण को बोल रहे हैं, तो रावण तो बिल्कुल ही अलग है। तो जब किसी स्पेशल व्यक्ति को बोला जाता है, वो चीज़ एक स्पेशल चीज़ को बोला जाता है, तो क्या होता है, जब वो 2 अलग अलग शब्द मिलके कुछ अलग ही क्रिएशन कर देते हैं, तो जब हमारा बहुब्रीहि होता है। ठीक है, जैसे आप सोचोगे 10 आनंद, तो क्या हो सकता है, द्विगु भी हो सकता है, क्योंकि 10 संख्या जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसे ही 10 आनंद किसी और को बोलोगे तो द्विगु है, लेकिन अगर रावण को बोला जा रहा है 10 आनंद, तो क्या है, बहुब्रीहि है। अगर कन्फ्यूजन हो तो बहुब्रीहि लगाना। ठीक है, अगर दोनों में कन्फ्यूजन हो, क्योंकि प्रेफरेंस हमेशा बहुब्रीहि को दी जाती है एग्जाम में। ठीक है, और देखो, कर्मधारय से भी कन्फ्यूज करता है कभी कभी, जैसे नीलकंठ है ना, मैंने बताया था ना, विशेषता बताता है दूसरे पद की, तो ये बता रहा है कंठ कैसा है, नीला है उसका, है ना। तो इसमें लेकिन आपको विशेषता तो बता रहा था इसमें कर्मधारय में, लेकिन आप इसमें ये याद रखो, मैंने आपको क्या बताया, जब 2 अलग अलग शब्द जुड़ जाएं और नया शब्द बना दें, तो नीलकंठ या नीलकंठ के लिए नहीं, ये भगवान शिव के लिए यूज होता है। भगवान शिव को नीलकंठ बोला जाता है, तो इसलिए क्या है, ये बहुब्रीहि समास है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में 2 अलग अलग शब्द कोई नया शब्द बना देते हैं, कोई अलग ही शब्द बना देते हैं, तो वो क्या होता है, बहुब्रीहि। और अब अगर आप कभी भी आपको कर्मधारय और बहुब्रीहि में कन्फ्यूजन हो, तो आप बहुब्रीहि लगाना, क्योंकि बहुब्रीहि को पहली प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, क्योंकि नीलकंठ में दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम बहुब्रीहि लगाएंगे क्योंकि प्रेफरेंस उसे देते हैं। चलिए, अब देखते हैं जो समस्त पद, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है समस्त पद दिए गए हैं और इसमें समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। तो क्या समास का नाम बता देंगे, और इसमें क्या है, समास विग्रह का समस्त पद का नाम लिखिए। देखिए, अब इसको कर लेते हैं। सबसे पहले तो माता पिता क्या बताया था हमने, जब एक दूसरे का अपोजिट हो या डैश लगा हो तो क्या होता है, द्वंद्व होता है। तो ये कौन सा समास है, ये द्वंद्व, तो पहले में क्या आ जाएगा, द्वंद्व आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो दूसरा क्या है, आशुतोष। आशुतोष भगवान शिव के लिए यूज होता है, पता है आपको। तो ये कौन सा हो गया, आशु और तोष, 2 अलग अलग शब्दों ने मिलके क्या बना दिया, आशुतोष बना दिया, तो ये हो गया हमारा बहुब्रीहि। ठीक है, सेकंड में बहुब्रीहि आ जाएगा। तीसरा है दाल रोटी। तो दाल और रोटी दोनों अलग, मतलब क्या बने, दाल और रोटी क्या है, ये आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व है क्योंकि दोनों एक दूसरे के, हमने क्या बताया, अपोजिट होंगे और एक से दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। तो दाल भी उतनी इंपॉर्टेंट है, रोटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या हो गया, द्वंद्व हो गया। आप देखते हैं अगला क्या है, अगला है राजपुत्र। राजपुत्र
राजपुत्र में कौन सा हो गया, तत्पुरुष, राजा का पुत्र। हमने बताया था कि उसमें जब विभक्ति हटती है तो तत्पुरुष हो जाता है, तो का हट गया तो क्या बन गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या है अगला, लंबोदर, है ना, लंबोदर। तो लंबा उदर किसका है ना, वैसे तो कर्मधारय है, लंबे उदर वाला है ना, उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन लंबोदर हम किसको बोलते हैं, हम गणेश जी को बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारा बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ये कौन सा समास है, हमारा बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखते हैं जो लास्ट है, लास्ट क्या है, भरपेट। तो भरपेट में हमारा कौन सा समास है, भरपेट में हमारा अव्ययी समास है, क्योंकि इसमें भर अव्यव लगा हुआ है शुरू में। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में समास विग्रह करना है। तो नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, नवरात्र बोलते हैं ना, नवरात्रि का व्रत रखा मैंने। तो नवरात्र क्या होता है, नौ रातों का समूह। शक्ति के अनुसार, तो ये कौन सा है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। ये तो आपने अगर कोई भी ये देखोगे ना रामायण महाभारत अब लॉकडाउन में, तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा यथाशक्ति होता है कि मैं यथाशक्ति कार्य करूँगा, है ना। चलिए अब देखो, देश के लिए भक्ति, तो इसको तो आप अपने आप ही छोटा कर लोगे, क्या हो गया, देशभक्ति हो गया। हम तो भाई सारे देशभक्त हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इसका क्या आंसर हो गया, इसका हो गया हमारा देशभक्ति। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, दो सूतों का समूह, दो सूतों के समूह को हम बोलते हैं द्विसूती, है ना, द्विसूती बोलते हैं। और अगला देखो, अगला क्या है, अगला है हमारा रथ को चलाने वाला, तो रथ चालक, है ना, रथ को चलाने वाला क्या बन जाएगा, रथ चालक। और धन से हीन बन जाएगा हमारा धनहीन। तो ये थे सारी की सारी वर्कशीट हमारी ख़त्म होती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में भी डालना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तब भी डाल देना, और अपने सारे दोस्तों को भेजना, मेरी वीडियो को मत भूलना, कि जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। थैंक यू।